हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर के आ गए हैं अपना एक नई यूनिट। ठीक है, ये हमारे जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट है ये। ठीक है, ये जो हमारी यूनिट है इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है एडवांस थर्मोडायनेमिक्स पार्ट फर्स्ट। इस यूनिट का नाम ही है ये। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड वाली यूनिट आएगी, वो भी एडवांस थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट 2 होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यूनिट 1 जो है वो फिनिश करेंगे। तो उसका हम आज टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हमारा क्या है, नर्स्ड हीट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू नॉन कंडेंस्ड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि इसके पहले जो है, जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिखेगा कि स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वो चीज़ बताने के लिए सिलेबस में आपको दिया गया है। लेकिन मैं पहले आपको नर्स्ड हीट थ्योरम पढ़ा रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ये सोचा कि नर्स्ड हीट थ्योरम का जितना मटेरियल है वो आपको मैं पहले एक साथ दे दूं, फिर आपको थर्ड लॉ पढ़ाऊं और उसका सारा मटेरियल एक साथ दूं। मतलब जैसे सिलेबस जब आप देखेंगे तो मैं आपको ओपन करके दिखा भी देती हूँ सिलेबस। तो अभी तो यहाँ पे ठीक है, सिलेबस मैं आपको एक बार रीओपन करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का, हाँ ये वाला है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये वाला है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे हमारा पहला क्या है, स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर नर्स्ड हीट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी फ्रॉम थर्ड लॉ यूजिंग द करेक्शन ड्यू टू द गैस इम्परफेक्शन। तो यहाँ पे मैंने ये सोचा कि ये थर्ड लॉ का पहले यहाँ पे पढ़ना है, फिर थर्ड लॉ का यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, दोनों चीज़ें कहाँ पे अलग अलग जगह पे हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको पूरा थर्ड लॉ और उससे रिलेटेड जो उसके एप्लीकेशंस हैं, जो कंसिक्वेंसेस हैं, वो सारा मैं आपको एक ही जगह करवाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए पहले मैंने सोचा कि नर्स्ड हीट थ्योरम का एप्लीकेशन और स्टेटमेंट आपको करवा देती हूँ, और फिर जा कर के हम क्या काम करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सारा चीज़, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है, उसके कंसिक्वेंसेस जो है हम वो कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ये करा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब देखते हैं हमारी जो ये यूनिट स्टार्ट होती है, तो चूंकि हम यहाँ पे नर्स्ड हीट थ्योरम आज देखेंगे, तो हम चलते हैं बिना देरी किए अपने टॉपिक के ऊपर। नर्स्ड हीट थ्योरम का सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे डेरिवेशन से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, डेरिवेशन से स्टार्ट किया है। आप इसके पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, नर्स्ड हीट थ्योरम आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट करके डैश करके उसके नीचे आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू नर्स्ड हीट थ्योरम, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच नॉट ओनली बिकम्स इक्वल्स टू ईच अदर at absolute zero but also approaches to each other gradually at temperature close to absolute zero। देखो, ये तो स्टेटमेंट था नर्स्ड हीट थ्योरम का। ठीक है, नर्स जी ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि हमारा जो डेल्टा जी और डेल्टा एच है, ठीक है, वो उनकी जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट जीरो की तरफ जो है अप्रोच करेगी। जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, और ये जो डेल्टा जी और डेल्टा एच हैं, ये आपस में भी एक दूसरे को क्या करेंगी, अप्रोच करेंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो डेल्टा जी और डेल्टा एच हैं वो पूरी तरह से इक्वल, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, इक्वल आएगी। मतलब दोनों डेल्टा जी और डेल्टा एच दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, हम ये चीज़ कहते हैं, यानी इनको अगर हम इनवर्ट्स बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि डेल्टा जी और डेल्टा एच एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। ठीक, उसके बाद इसी चीज़ को समझाने के लिए जो है यहाँ पे
नर्स ने क्या किया कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज किया, ठीक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिया जो कि हमारी ये वाली होती है, ठीक है। डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच दिस इज इक्वल टू टी डेल डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। अब मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जो डेल्टा जी है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा एच हमारा क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑक्यूपाइंग एनी प्रोसेस इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टी हमारा टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो डेल डेल्टा जी बाई डेल्टा टी है ये क्या बताता है, इसमें बताता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये पूरी जो चीज़ है वो ये कहती है, ठीक। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो नर्स ने क्या किया कि इस इक्वेशन के बिहाफ पे, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके बिहाफ पे उन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया जो कि ये है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर देखें, हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या दिया गया है, इस वाली यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है नीचे, और इस वाली लाइन पे हमारा क्या है, डेल्टा जी और डेल्टा एच है, ठीक है। डेल्टा जी और डेल्टा एच है। अब मैं क्या कर लेती हूँ, पेन ले लेती हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो मैंने पेन सेलेक्ट की, हमने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा क्या है, डेल्टा मान लो डेल्टा जी है, ठीक है। ये वाली जो लाइन गई है, ये वाला जो कर्व गया है ये डेल्टा जी है, और ये डेल्टा एच है, ठीक है। ये वाला जो कर्व दिख रहा है ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच, ये भी जी की तरह बन गया है, ये डेल्टा एच है, ठीक। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये वाली, यहाँ पे ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसा है, 0 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है। ये टेम्परेचर हमारा कैसा है, 0 केल्विन है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन है, इधर हमारा टेम्परेचर क्या है, कम है, इधर की तरफ हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम ये देख पाएंगे कि जब हमारा टेम्परेचर 0 है तो हमारा जो डेल्टा एच है ये वाला, और जो डेल्टा जी है ये वाला, दोनों एक पॉइंट पे आ करके मिल रहे हैं। तो यही चीज़ नर्स ने कहा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो डेल्टा जी और डेल्टा एच है वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जो कि हम इस कर्व से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो अभी आपको स्टेटमेंट बताई थी, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताई थी वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, ठीक है। वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख भी दी है जो कि ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नर्स-स्टिट थ्योरम, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच नॉट ओनली बिकम्स इक्वल्स टू ईच अदर एट एब्सोल्यूट जीरो बट आल्सो अप्रोचेस टू ईच अदर ग्रेजुअली एट टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। अब अपने इसी जो इन्होंने इक्वेशन दी थी, मतलब जो इन्होंने थ्योरम बताया नर्स ने, उन्होंने इसी को मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि एट टेम्परेचर टी इक्वल टू, ये LIM लिखा है, ये लिमिट बताता है। जब लिमिट क्या है टेम्परेचर की, 0 केल्विन तक। तो वही चीज़ इसमें कहा गया कि यहाँ पे जो जब हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन होगा तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो भी 0 होगी, और चेंज इन हम बोल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये भी हमारा 0 होगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम ही मिलेगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन्होंने मैथमेटिकली जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो चूंकि क्या होता है यहाँ पे मेन मोटिव हमारा ये देखना होता है कि नर्स-स्टिट थ्योरम एंट्रोपी के बारे में क्या बोल रहा है, ठीक है। नर्स-स्टिट थ्योरम एंट्रोपी के बारे में क्या बोल रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं, तो हमको ये जो है रिलेशन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशंस जो है वो डायरेक्ट रख रही हूँ। ऐसा इसलिए है, मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि अगर हम जो है इन इक्वेशंस को प्रूफ करके रखेंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और फिर अभी ये वाला, तो अगर हम इन इक्वेशंस को प्रूफ करके रखेंगे तो एक क्वेश्चन करने में ही हमारा सारा टाइम चला जाएगा, क्योंकि जब भी आपसे नर्स-स्टिट थ्योरम पूछता है तो उसके साथ उसका एप्लीकेशन भी पूछता है, और एप्लीकेशन इसके बड़े होते हैं, ठीक है। इसका बड़ा एप्लीकेशन होता है, 2-3 पेज का आपका वही हो जाएगा। तो हमको स्टेटमेंट जो है थोड़ी छोटी ही लिखनी होती है, और अगर आप इन सारे इक्वेशंस को प्रूफ करके लिखने लगेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, पूरा एग्जाम बीत जाएगा, एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि आप ये जो हमारी इक्वेशंस हैं इनको आप डायरेक्टली याद कर लें। मैं आपको बता दूंगी अभी कि ये आए कहाँ से हैं।
लेकिन वो सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है, एग्जाम में आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से चलते हैं तो हमको ये जो इक्वेशन है वो मिलती है, डेल डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी जो होता है वो चेंज इन एंट्रोपी के निगेटिव के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद डेल डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी है, तो ये हमारी क्या होगी, डिफरेंस इन द हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, इसके बराबर होगा, ठीक। तो गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारा माइनस डेल्टा एस के इक्वल होगा। एंड चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारा डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। तो जब हमको ये इक्वेशन 3 और 4 मिलता है और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होती है, तो जब हम इन तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे और डेल डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी की जगह पे डेल्टा एस रख देंगे, यहाँ पे हम डेल्टा एस रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा हमारा ये वाला इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह से जब हम इसकी जगह पे जब हम डेल्टा सी पी रख देंगे, ठीक है, डेल्टा सी पी रख देंगे तो हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है वो मैंने इन वर्ड आप लिख दिया है। तो यहाँ पे आता है कि ये जो दोनों इक्वेशन है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। दीज इक्वेशन शोज दैट द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एट टी इज इक्वल टू 0 एंड द डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आल्सो एट टी इज इक्वल टू 0 एज द टेम्परेचर इज लोअर्ड टुवर्ड द एब्सोल्यूट 0, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये मतलब है कि जब हमारा टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट 0 हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, यहाँ पे आप एब्सोल्यूट 0 केल्विन लगा दीजिए, ठीक है। मैं पेन ले लेती हूँ, यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे केल्विन लगा दीजिए बस, ठीक है, इतनी सी बात है। तो इसमें कुल मिलाकर के ये है कि जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होगा, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो इस इक्वेशन को देख करके हम ये बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होगा तो जो एंट्रोपी चेंज होगी, ठीक है, हमारे रिएक्शन की, वो भी 0 होगी, और जो डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट था वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये पूरा था स्टेटमेंट ऑफ नर्स-थीट थ्योरम, ठीक। और उन्होंने इस तरह से मैथमेटिकली उसको प्रूव किया। अब अगर हम जो है एप्लीकेशन वाले पार्ट पे पहुँचें तो हमको क्या देखने को मिलता है वो देखना है, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम यहाँ पे ऊपर गए थे, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हाँ, यहाँ पे हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है, नर्स-थीट थ्योरम एंड एप्लीकेशन टू नॉन कंडेंस्ड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे नर्स-थीट थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ नॉन कंडेंस्ड सिस्टम के लिए ही जो है हमारे सिलेबस में दिया गया है, लेकिन इसके 2 एप्लीकेशन जो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी, जिसमें से कभी कभी तीनों पूछ लिए, अगर तीनों एक साथ पूछ लिया जाए तो फिर हमको करना पड़ता है, ठीक। और अगर मान लो नहीं, तो जब भी स्टेटमेंट देगा उसके साथ ये वाला तो चिपका ही देगा नॉन कंडेंस्ड सिस्टम के लिए, ठीक। ये तो आप ध्यान ही रखिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी बताती चलूँ, जब आप आगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये जो नर्स-थीट थ्योरम होता है, ये दोनों जो है आपको काफ़ी सिमिलर लगेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो नर्स-थीट थ्योरम है, इसमें जो एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है, जो एंट्रोपी के बारे में बातें होती हैं, वो हर तरह की सिस्टम के लिए होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए वहाँ पे एंट्रोपी की बात हुई है, गैसेस के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है सिर्फ और सिर्फ वो सॉलिड और लिक्विड के लिए था, लेकिन ये क्या था, हर तरह के सिस्टम के लिए। नर्स ने क्या किया, हर तरह के सिस्टम के लिए एंट्रोपी को बताया है, ठीक। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं जो है इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। जब हम इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा दिया गया है, अच्छा
उसके पहले ये मैंने जो है रफ वर्क करके रख दिया था कि जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहाँ से आई है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन होता है डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, और एक दूसरा रिलेशन हमारे पास आता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये रिलेशंस याद करने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि कुछ डेल्टा एच इसी तरह से होता है, फिर डेल्टा ए होता है, डेल्टा ई होता है, तो सबकी अपनी एक अलग अलग वैल्यू, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, एक मैक्सवेल स्क्वायर का एक ट्रिक होता है, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको वो सिखा दूंगी, तो ये वैल्यू आप इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई नीड नहीं थी उतनी ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे जो है लिखना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस होती हैं, इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, प्रेशर को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो हमारा ये जो पहला वाला इक्वेशन है वो ये बन जाएगा डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी। अब ये कैसे बना, देखो, जब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट होने का मतलब हमारा ये होता है कि हमारा जो प्रेशर है वो हर जगह पे इक्वल वैल्यू दे रहा है। ठीक है, हर जगह पे क्या दे रहा है, एक इक्वल वैल्यू दे रहा है। कांस्टेंट होने का हमारा यही मतलब होता है। ठीक, इक्वल वैल्यू हर जगह पे दे रहा है। और जो dp है यहाँ पे, ये जो dp है वो हमको ये दिखाती है क्या, चेंज इन प्रेशर। dp हमारा क्या होता है, चेंज इन प्रेशर होता है। ठीक है, dp हमारा क्या होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, तो इसी चीज को दिखाता है। तो जब हमारा जो प्रेशर है वो हर जगह पे उसकी वैल्यू इक्वल है, तो उसमें चेंज हुआ ही नहीं। तो जब चेंज हुआ ही नहीं तो इसीलिए बोला जाता है कि जो dp होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो जो dp होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, dp हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब जब dp हमारा जीरो हो गया, dp हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म भी जीरो, और जब ये पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाती है तो डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आया। उसके बाद हमने क्या किया, डी टी को हम इसके नीचे ले गए और हमने इसको डिफ्रेंशिएट, मतलब कुल मिलाकर के हमने क्या किया कि डी टी को हम नीचे ले गए, प्रेशर हमारा कांस्टेंट था, हमने लगा दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे माइनस एस के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे जी है तो जी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डेल्टा जी। यहाँ पे एस था तो एस की जगह पे हमने डेल्टा एस रख दिया। देखो, जो हमारे पास यस है वो सिंपल क्या बोल, मतलब एस है, अगर एक सिंगल यस सिर्फ लिखा हुआ है तो इसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, और अगर मान लो डेल्टा एस दिया है तो वो दो स्टेट हो जाता है, मतलब इस तरह से S2 माइनस S1, इस टाइप से। मतलब कहने का हमारा ये हो गया कि अगर हम दो स्टेट्स पे एंट्रोपीज की वैल्यू काउंट कर रहे हैं, एक पे हमारा एंट्रोपी S1 है, एक पे एंट्रोपी S2 है, तो एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ, वो हमारा हुआ S2 माइनस S1। तो डेल्टा एस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो अभी हमको ये वाला पूरा मिल गया। ठीक है, डेल डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी दिस इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस डेल्टा एस, ये वाला जो हमारा सेकेंड जो इक्वेशन हमारे पास दी गई है, माइनस डेल्टा एस की जगह पे हम इसको ले जा करके रख देंगे। ठीक, तो हमको हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आती है हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिखा क्या गया है, देखो, एप्लीकेशन ऑफ नर्स-चीट थ्योरम में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 3 एप्लीकेशंस इसके होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला वाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए। दूसरा हमारा होता है चेंज इन फ्री एनर्जी। इसका क्या मतलब होगा, कोई भी सिस्टम होगा, ठीक है, कुछ रिएक्शंस हो रही हैं कुछ स्टेप्स में, तो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी, यानी डेल्टा जी इसमें जो है वो निकाला जाएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ईएमएफ ऑफ द सेल जो है कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम नर्स-चीट थ्योरम का यूज करके करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला आता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो है माना जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये वाला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है।
तो इसको हटा दूं पहले, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जैसा कि हेडिंग में दिया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। अब ये हमारी जो गैसियस रिएक्शन है, अब इसी को हम दूसरे मतलब ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसको मतलब इन अदर वर्ड जो है बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नॉन कंडेंस्ड सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन कंडेंस्ड सिस्टम या फिर गैसियस रिएक्शन, इसमें से अगर कुछ भी एग्जाम में लिख करके आता है तो आपको यही वाला जो है डेरिवेशन करना है। मैंने इसीलिए दोनों लिख दिया, चाहे नॉन कंडेंस्ड सिस्टम आए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नॉन कंडेंस्ड सिस्टम आए तो भी आपको यही वाला करना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन आए तो भी आपको यही वाला करना है। अब ये दोनों मतलब अब ये कैसे हुआ तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो गैसेस यूज की गई हैं, जिन गैसेस की बात हो रही है वो नॉन कंडेंस्ड गैसेस की बात हो रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको नॉन कंडेंस्ड सिस्टम भी बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस हैं वो कैसी गैसेस हैं, नॉन कंडेंस्ड गैसेस हैं। अब यहाँ पे आपको जो है मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि नॉन कंडेंस्ड गैसेस क्या होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ तो पता होगी कि कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक, कंडेंसेशन हम जानते हैं कि हमारा कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं ना कि द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, हम यही चीज़ बोलते हैं कि हमारी ऐसी प्रोसेस जिसमें जब हम गैस को ठंडा करते हैं, ठीक है, और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर जब लो मिलता है उसको, जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो जो हमारी गैसेस होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो हमारी प्रोसेस होती है ये हमारी क्या होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा मतलब हमने ग्लास लिया, उसमें हमने क्या किया कि ढेर सारी आइस क्यूब हमने फिल कर दी, तो हमको क्या दिखेगा कि जो हमारा ग्लास है उसकी जो बाहर वाली परत है, ठीक है, जो उसकी बाहर वाली लेयर है, मतलब उस ग्लास के बाहर वाले सरफेस पे जब हम देखेंगे तो उस पे हमको जो है वाटर के ड्रॉप्स दिखेंगे। ठीक है, वाटर के ड्रॉप्स दिखेंगे। अब ये जो हमारा मतलब ये जो वाटर के ड्रॉप्स दिखते हैं ये बेसिकली हमारी कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। हमको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें हमारा जो कुछ तो नमी वहाँ उसमें होती ही है। ठीक है, तो नमी होती यानी कुछ हमारे पास जो वाटर है वो हमारा गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब हम आइस क्यूब रखते हैं और उसके जब वो सतह के संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है कि मतलब उसका जो टेम्परेचर है वहाँ पे लो हो जाता है, ठंडा मतलब ठंडा होने लगता है। तो इसी वजह से वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप ये चीज़ करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक, तो ये तो कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई। अब नॉन कंडेंस्ड गैसेस क्या होती हैं? अब ऐसी गैसेस हमारी ये होती हैं जो टेम्परेचर लो कितना भी कर लो वो आएंगी ही नहीं, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आएंगी ही नहीं। तो जो ऐसी गैसेस होती हैं वो हमारी होती है नॉन कंडेंस्ड गैसेस। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन कंडेंस्ड गैसेस के। तो बेसिकली आपको ये पूरा प्रूफ करवाने से पहले ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी कि नॉन कंडेंस्ड सिस्टम हमारा क्या होता है। ठीक है, फिर से बता दूं कि ऐसा सिस्टम जिसमें नॉन कंडेंस्ड गैसेस फिल हुई हूँ उनको हम नॉन कंडेंस्ड सिस्टम बोल रहे हैं। ये तो ठीक है, सिंपल। अब नॉन कंडेंस्ड गैसेस क्या होती हैं? ऐसी गैसेस जो कि कितना भी हम टेम्परेचर लो कर लें वो अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी। ऐसी गैसेस हमारी नॉन कंडेंस्ड गैसेस होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था और उसको मैंने आपको समझा भी दिया। अब देखते हैं कि हम इस एप्लीकेशन में करने क्या वाले हैं वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, हम किरचॉफ्स लॉ और हमारा एक होता है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, इन दोनों का हम यूज करके सबसे पहले वेपर प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, सॉलिड्स का क्या करेंगे, हम वेपर प्रेशर निकालेंगे। अब यहाँ पे जैसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है, ठीक है,
इसी तरह से जब हम इनका वेपर प्रेशर निकाल लेंगे तो वेपर प्रेशर निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इन्हीं की मदद से हम गैसियस रिएक्शन लिखेंगे और वो गैसियस रिएक्शन लिखने के बाद ये जो वेपर प्रेशर की हमारी जो वैल्यू आएगी, वेपर प्रेशर का जो भी हमारा इक्वेशन आएगा उसका यूज करते हुए हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर आगे बिना देरी किए। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिया, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यहाँ पे ले ली। ठीक, अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हमारी दो फॉर्म में होती है, एक इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है और एक इसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है। ठीक है, आप जब बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म भी मिलेगा, तो आप ये देख के कंफ्यूज ना होइएगा कि मैम ने गलत करवा दिया है। मतलब आप कहीं इंटीग्रेटेड फॉर्म देख के आए और फिर इस वाले इक्वेशन से आप कंपेयर कर लें तो आपको लगेगा कि मैंने गलत करवाया है, बट ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म और इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म भी होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म लेना है। अब यहाँ पे जो Ls है ना, वो Ls हमारा और कुछ नहीं बल्कि क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सब्लिमेशन है। जैसे आप जो है हीट के रूप में जब भी बात होती है तो हम क्या करते हैं, डेल्टा H लेते हैं। ये हमारी एंथैल्पी जो होती है उसी को हम क्या करते हैं, जब हीट हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, डेल्टा H लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप वांट ऑफ इक्वेशन वगैरह जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर इस तरह से कर देते हैं, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे चाहे इसको H से रिप्रेजेंट कर लें और या फिर L से, मतलब यहाँ पे इसको L से रिप्रेजेंट किया गया है, ये चीज़ है। यस जो है वो सब्लिमेशन को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। जब हम यहाँ पे आगे चलेंगे तो क्या दिया गया है, देखिए ये हमारी इक्वेशन है -d-ln P0 अपॉन dt दिस इक्वल टू Ls अपॉन RT स्क्वायर। टर्म्स आपको बता दूं तो P0 यहाँ पे वेपर प्रेशर है, ठीक है, सॉलिड्स का। T हमारा टेम्परेचर ही हो गया, ये हमारा मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया। ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये हमारा क्या हो गया है, T हमारा टेम्परेचर और R हमारा गैस कांस्टेंट है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको दिखेगा क्या, किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन हमको क्या बताता है, ये दिया गया है। ठीक है, dLs/dt दिस इक्वल टू डेल्टा Cp। देखिए ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी, फिर से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम एक एक का डेरिवेशन करने बैठे तो इक्वेशन करने में टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा Cp जैसे हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पे क्या डेल्टा Cp दिखा रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे, dt को इधर ले आएंगे और इनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे अपर मतलब हमने लिमिट लगा दी है, ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। ठीक, अब जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि जब हम इस टाइप का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक निकल के आता है। ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हमने LS0 कह लीजिए या LS0 कह लीजिए, उससे हमने जो है रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये हमारा एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट होता है और यहाँ पे ये हमारी वैल्यू है। ठीक, इनका इंटीग्रेशन है। उसके बाद जब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा ही आगे आ गई, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास Ls है, जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। ठीक है, अब जब ये आ गया तो ये हम देखते हैं, देखो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Ls इन इक्वेशन में, क्योंकि Ls की वैल्यू हमारी ये आई है, इसको हमने इक्वेशन 3 माना और हमने क्या कर दिया, Ls की हमारी जो भी वैल्यू आई थी उसको हमने जो हमारा क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन था उसमें हमने इसको पुट कर दिया इस Ls की जगह पे।
ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हुआ। जब हमने एल एस की जगह पे पुट किया तो हमारे ये जो है इक्वेशन निकल के आई। अब हमको पता है अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में दी होती है तो हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे हमारा दिया गया है, आपको अगर समझाऊं मैं कैसे ये सेपरेट आउट हुआ है अलग अलग, पहले आपको ये बता देती हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 1/2, ठीक, प्लस में आपके पास है 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, ये आ गया आपका 2 और ये ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 4, ठीक है ना। तो इसी को जब अलग करके लिखेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, इस फॉर्म में, ठीक है। तो चाहे इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी किया गया है, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया, इसको सेपरेट आउट कर लिया है, ठीक है। LS0 RT² इधर आ गया, प्लस हमने लगाया, फिर 0 to T, फिर यहाँ पे हमारा डेल्टा CP और अपॉन में ये जो RT² था यहाँ पे आ गया, ठीक है। वही दोनों बात हो गई। अभी हमको क्या करना है, चूंकि हमको पता है कि हमें सबसे पहले वेपर प्रेशर के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब वेपर प्रेशर पहले हमको निकालना है। यानी हमको यहाँ पे क्या करना है, LNP की जो वैल्यू, LNP0 की जो वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो इसी के लिए LNP को फाइंड आउट करने के लिए ही हम ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि हमको सिंगल LNP यहाँ पे चाहिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले dt को इधर ले जाएंगे, ले गए इस वाले में। अभी हमको क्या करना है, इनको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इनको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो हमने ये साइन जो है लगा दिया इंटीग्रेशन वाला, और सबसे पहले ये वाला जो हमारा है वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमारा क्या होता है, बेसिकली इक्वेशन होती है, मतलब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक को सेकंड फंक्शन। अब हम देखेंगे ना, इसमें एक आइलेट रूल होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो है पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं। बट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम किसको डिफ्रेंशिएट करना इजी होगा और किसको इंटीग्रेट करना इजी होगा, उसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमने मान लिया, ठीक। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को ले करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, देखो इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा, अब देखो ये हमारा था, ठीक है, ये तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ऐसे वही वैल्यू मिल जाती है। पता ही है कि जब हम मतलब अगर किसी का यहाँ पे DLN या कुछ भी DA मान लो लिखा हुआ है तो इंटीग्रेट करते हैं तो A ही आ जाता है, मतलब वही वैल्यू आ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ इस तरह से दी है DA, ठीक, और आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी इसमें ऐसे लगा दिया तो ये A ही हो जाएगा, ठीक है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे उनको पता है ये चीज़। उसी तरह से अगर मान लो कि ये दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ A दिया है, ठीक है, A है, ADA है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ADA है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ D बाई मान लीजिए DA है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ A ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे DA हो गया, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ये चीज़ें पता होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। आपको थोड़ा सी ये चीज़ मैं और अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ये दिया गया है इस तरह से DA, ठीक है, ये DA है। अब इसमें क्या होता है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे DA है, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब हम यहाँ पे ये लगाते हैं, ठीक है,
तो सिर्फ डी है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू डी ए, ठीक है, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करो वही आएगा। तो अब हमको पता है ये हमारा फॉर्मूला ही होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अगर है तो ये हमारा एक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह से हमारा ये भी है, ठीक। यहाँ पे 1 इंटू डी ए है तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे की गई है। आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चूंकि यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, एल एन पी नॉट है, तो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा एल एन पी नॉट ही निकल के चला आएगा, ठीक। और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। इस वाले टर्म को अब हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इस वाले टर्म को। अब इसके लिए भी आपको फॉर्मूला बताती चलो पहले मैं, देखिए इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पेन तो ले लूँ, देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो ये वाला जो हमारा टर्म होता है, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होगा इस वाले का। तो एल एस नॉट तो कांस्टेंट है तो इसको तो पहले हटा दो। हमको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट किसको करना है, 1/RT² को, जिसमें से आर भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर कर दो। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस की कमी है मेरे पास, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल एस नॉट भी हमारा कांस्टेंट है, आर भी हमारा कांस्टेंट है, तो इनको पहले बाहर कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल एस नॉट अपॉन में हमारा क्या था, आर था, हमने क्या कर लिया, इनको बाहर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपर लिमिट और मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट। उसके बाद हमारा क्या था, 1/T² ले लेंगे और dt। अब इतने का इस वाले का इंटीग्रेशन हमको करना है, 1/T² का इंटीग्रेशन हमको करना है। अब हम क्या करते हैं कि जब ये स्क्वायर में है तो ये ऊपर जाएगा, तो हमारा ये कुछ इस तरह से बन जाता है, t की पावर यहाँ पे ये है, ये t की पावर -2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt। अब हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, x की पावर n dx दिस इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन में यहाँ पे n+1। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसी के अगर फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। मैं थोड़ी डार्क पेन ले लेती हूँ जिससे थोड़ा समझ में आए आपको, ठीक है। इसको पहले इरेज कर दूँ, बड़ा खिचड़ी पक जा रही है ना। देखिए मैं डार्क पेन यूज करती हूँ जो इस पे चढ़ जाए। मैंने ले लिया ब्लैक, ठीक। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था x की पावर n, ठीक, और यहाँ पे dx था। अब ये हमारा क्या हो गया, दिस इक्वल टू हमारा होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब x की जगह पे यहाँ पे हमारा है t है, ठीक है, और x की पावर n की जगह पे हमारा क्या है, t की पावर -2 है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, दिस इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, t की पावर -2 + 1 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह पे हमारा क्या है, n की जगह पे -2 है तो -2 + 1। ध्यान रखना x की जगह पे t है और n की जगह पे -2 है, ठीक। तो यहाँ पे हमने रख दिया, ये कितना आ जाएगा, t की पावर -1 अपॉन में -1, या तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे दिस इक्वल टू -1/t, ठीक। तो इतना आता है, तो वही चीज़ जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है। देख लो ये t यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये दोनों कांस्टेंट थे तो ये दोनों एज सच लिखे जाएंगे LS0/R, और ये -1/t आया है, माइनस यहाँ पे हमने लगाया और ये हमारा अपॉन में t हमने लिखा ही है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ से आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ।
ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम जो है ये वाले टर्म पे चलें तो इसमें बस हमको फॉर्मूला ही जो है लिखना होता है, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले हमको फर्स्ट फंक्शन हमारा जो था उसको एस एच लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमने इसको माना था तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एस एच हमने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड फंक्शन हमने इसको माना था, इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी इसको हमको इंटीग्रेट करना है। और हमने अभी जो है ऊपर जो है 1/t² को इंटीग्रेट किया था, ठीक है। और r तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो ये कितना हो जाएगा -1/t ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, उसके बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हो गया प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है, देखो ये वाला जो हमारे पास, अब देखो क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास दिया है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर हम सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके और उस पूरे को हम क्या लिख देते हैं, उस पूरे का इंटीग्रेशन हम दोबारा करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम यहाँ से करेंगे ना इस वाले इक्वेशन, इस वाले फॉर्मूले से, तो हमको जो है ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिली, देखो ये तो हमारा इसका हो गया, ठीक है। फिर फर्स्ट फंक्शन हो गया और सेकंड का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने किया, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, ये वाला जो दिया गया है, ये ब्रैकेट वाला जो दिया गया है, जब आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लिख करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू जो है वहाँ से मिलेगी, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा निकलता है, तो वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा हो जाता है ये वाला, ठीक। अब देखिए इसको अगर हम इतना ज़्यादा ओपन करेंगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो स्टेप वाइज स्टेप लिखना, मतलब अभी आप खुद ही देखेंगे कि 4-5 पेज और भी हो गया है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। जिसको ना समझ में आया वो कमेंट करिएगा, तो जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगी तो इस वाले टर्म का मैं पूरा आपको एक एक स्टेप वाइज स्टेप दिखा करके आपको समझा दूंगी कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। और जो समझ लेंगे तो अच्छी बात है, मैथमेटिक्स वालों को दिक्कत नहीं होगी, वो तो समझ लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गए, थोड़ा नीचे करते हैं इनको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमको ये चीज़ मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, इसमें कहा गया नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमने क्या देखा था, देखो थोड़ा सा ये वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एल एस और जो हमारे पास एल एस नॉट है ना उसको हम इधर लेके आएंगे, वही चीज़ यहाँ पे इक्वेशन 3 से जो है लिखी गई है, एल एस माइनस एल एस नॉट अपॉन में यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, आर टी, दिस इज इक्वल टू 1/RT। अब ये कैसे हुआ है, देखो मैं दिखाती हूँ। इक्वेशन 3 आपके पास ये थी, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एल एस है, इस एल एस नॉट को इधर ले आइए, तो ये माइनस हो जाएगा, एल एस माइनस एल एस नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दीजिए आप, आर टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मतलब अपॉन आर टी इधर भी, अपॉन आर टी इधर भी, तो हमको जो है ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। कहाँ गई, ये वाली, ठीक है। तब ये वाली मिल जाएगी, तो इसको हमने नया नाम दिया क्या, इक्वेशन नंबर 6। अब जब हम इक्वेशन 5 और 6 को देखेंगे, इक्वेशन 5 हमारा ये है, इक्वेशन 6 हमारा ये है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो 1/RT है 0 to t डेल्टा CP dt, ठीक है, जो हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है, अंडरलाइन कर देती हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन 5 और 6 को देखेंगे तो हमारे पास जो ये वाली टर्म है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे देखो मिलाओ, ये दोनों सेम ही है, 5 को देखो 6 को देखो, ये वाली टर्म देखो 1/RT 0 to t डेल्टा CP dt, और वही चीज़ ये भी है। तो हम इसकी जगह पे इस वाले ये इतना जो दिया गया है इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो कैंसिल आउट होगा, जैसे ये हमारा माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक।
जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा इतना, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ln p नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बस ये क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। बस ये वाला थोड़ा सा समझने लायक था, ये वाला स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा समझने लायक था, और आप ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा आपको समझने लायक था। ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट। ये हो गया और यहाँ पे, ठीक। तो एक तो ये था समझने लायक थोड़ा सा, और ये वाला थोड़ा सा था, ठीक है, कि किस तरह से वैल्यू रखी गई। अब बस यहाँ के बाद इजी है, जब आप यहाँ पे ln p की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप यहाँ पे एक गैसियस रिएक्शन जो है सपोज करेंगे, क्योंकि हम तो डेरिवेशन कर रहे हैं कैसे आता है, तो आप एक गैसियस रिएक्शन यहाँ पे लेंगे। अब आपको पता है कि अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो हमको पता है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब चूंकि गैस है तो गैस में हम कंसंट्रेशन तो लिखते नहीं, अगर लिक्विड फॉर्म में होती है तब तो हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लो अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता तो हम K = B/A लिख देते, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लिक्विड फॉर्म के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, एक गैसियस रिएक्शन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो गैसियस फॉर्म में है, तो जब गैसियस फॉर्म में होता है तो हमको पता है कि हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे वही प्रेशर जो है वो लिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक। और ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब देखो वन ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, वन ऑफ आइसोकोर इक्वेशन जो होती है वो हमको बताती है d/ln Kp/dt दिस इक्वल टू डेल्टा H' अपॉन RT², समझ रहे हो, ये हमको बताती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसको इंटीग्रेट करो, देखो d/ln Kp dt को इधर ले जाओ, ले आया, फिर हमने इंटीग्रेट किया। आपको t² का मैंने इंटीग्रेशन दिखाया था, तो वही सेम चीज़ जो है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले को यूज करके इसको भी सॉल्व किया गया है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये जो है वैल्यू मिलेगी इक्वेशन 8। अब यहाँ पे आपको पता ही है, इसको हम इक्वेशन 8 मान लेंगे। अब हमको पता है, हमने ऊपर भी यूज किया था किरचॉफ्स इक्वेशन की, ठीक है, जो कि क्या होती है d/H/dt दिस इक्वल टू डेल्टा Cp, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि एक हमारा ये सारे कांस्टेंट अलग हैं, तो इसको इसी वजह से क्या मतलब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स आए हैं, जो भी वैल्यूज आई हैं वो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए यूज हो रही हैं, इसलिए हम ऊपर वाला नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे डैश डैश लगा करके काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये आपका पार्शियल मोलर एंथैल्पी हो गई, ठीक है। जैसे वहाँ पे वो क्या था, LS जो रहता था वो आपको क्या बताता था, वहाँ पे मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन बताता था। इसी तरह से क्या है, पार्शियल मोलर हीट है, किसके लिए है, ये गैसेस के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, ln Kp, ये वाला जो है इंटीग्रेट करेंगे फिर से वही चीज़, यहाँ पे ln Kp बचेगा, ये हो जाएगा डेल्टा H' जो यहाँ पे ये दिया गया था, मतलब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। किरचॉफ्स इक्वेशन से हमको पता है कि हमारा ये जो होता है वो हमारा होता है किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है। तो अभी जहाँ पे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई थी वहाँ पे हम क्या रख देंगे, डेल्टा Cp' रख देंगे, समझ रहे हो, तो ये हमने रख दिया। अब जब हम इसको रखेंगे, ऊपर चलते हैं, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, रख दिए वैल्यू, इनटू में क्या था 1/RT था, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब ये माइनस माइनस इनका मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस हो गया। और यहाँ पे हमने इसकी जगह पे डेल्टा Cp' रख दिया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब ये 1/RT था ना, तो उसको यहाँ पे लिखा गया है, प्लस हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता जाएगा तो हम उसकी वैल्यू को रखते जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह से आप जो भी स्टेप्स करेंगे सब में अपने अपने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आते हैं, इसलिए देखिए लास्ट में हमने क्या किया है, समेशन लगा करके इनको लिखा है, ठीक। तो बस यहाँ पे ये चीज़ होती है, और बाकी हमें क्या करना है, जब हमने इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा तो हमको ओवरऑल यहाँ पे ये मिला, ठीक है। ln Kp दिस इक्वल टू माइनस डेल्टा H/RT, देख लीजिए ये माइनस बाहर चला जाएगा, ये डेल्टा H'/RT हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to T, डेल्टा Cp हमने देखा ही था, यहाँ से हमने रखा था डेल्टा Cp'/RT इंटू dt, ठीक। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स आएंगे ये उनकी वैल्यूज है, ठीक। तो यहाँ से जो है हम Kp
निकाल लेंगे किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से जो है हमारा ये वाला जो एप्लीकेशन होता है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए, एक दो बार आप इसको खुद से करेंगे, आपको आने लगेगा, इजी है ये। और अगर फिर भी कुछ जो है बच जाता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो यहाँ पे हमारा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने जो है क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और किरचॉफ इक्वेशन को यूज किया है। फिर जो हमारा किरचॉफ इक्वेशन था उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते गए। ठीक है, ये देखो इंटीग्रेट किया, फिर हमको जो फॉर्मूला मिला इनको सेपरेट आउट किया। एक मिनट, देखो आ गया ना, नहीं ये थोड़ा नीचे जाओ, ये है ना। ठीक, फिर इनको हमने सेपरेट आउट किया है। सेपरेट आउट करने के बाद इनको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमको LNP की वैल्यू मिल गई। LNP की वैल्यू मिलने के बाद एक गैसियस रिएक्शन हमने कंसीडर की, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के बाद हमने क्या किया कि वॉन हॉफ इक्वेशन का यूज किया और उस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया। और जब इंटीग्रेट किया उसके बाद किरचॉफ इक्वेशन से डेल डेल्टा एस डैश बाई डेल्टा डी टी की जगह पे हमने डेल्टा सी पी डैश रख दिया और हमको हमारा फाइनल इक्वेशन जो है ये वाला मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म होता है। अब देखिए सेकेंड और थर्ड वाले इजी हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है फिर से अगेन कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैम समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगी। ठीक है, ये भी बाकी तो ये छोटे छोटे हैं ये वाले। ठीक है, डेल्टा जी ये 1 पेज का 1.5 पेज का आपका ये रहेगा। और EMF वाला तो बहुत छोटा है ये वाला। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ EMF वाला बहुत छोटा है, बस ये रिएक्शन वाला 1 पेज है बस। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसको एक बार समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा है। ये वाला था थोड़ा समझाने वाला मुझे लगा यहाँ पे, क्योंकि और यही वाला सबसे ज़्यादा आता भी है, वो वाले कभी पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा आता भी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाला समझाया जाए बच्चों को। तो ये आपका एक फुल क्वेश्चन जो है तैयार होता है। ध्यान रखिएगा कि ये जरूर आता है, मतलब इस वाले पेपर से, इस यूनिट से आपको जो है 2 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ, एक तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक हमारा नर्स-शेड थ्योरम। अब ये और करके दिए होते हैं और आप इसमें से चाहे नर्स-शेड थ्योरम वाला अटेम्प्ट करिए चाहे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला। ठीक है, लेकिन याद रहे सिर्फ स्टेटमेंट नहीं पढ़ना होता, इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, इनका एप्लीकेशन जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है तो अगेन बोल रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।